Hello everyone. In this lecture we'll be discussing about transcription in prokaryotes. इससे लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो डीएनए रेप्लिकेट किया है अब उसको हम आरएनए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन किस फॉर्म में, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे क्या होते हैं बॉडी में, एंजाइम्स होते हैं, है ना। हमने बहुत सारे एंजाइम्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि हमने ट्रिप्सिन सुना होगा, एंटेरोकाइनेज सुना होगा, काफ़ी एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज हमने सुना है। ये सब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सब प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, ये हमने एंजाइम पढ़ तो लिए कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन आता कहाँ से है। अब क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन कहाँ से आता है, प्रोटीन को बनाता है आरएनए, यानी कि आरएनए जो है वो क्या करेगा, वो हमारे प्रोटीन को बनाएगा। लेकिन बॉडी में आरएनए होना भी तो चाहिए। तो आरएनए को पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि हम क्या करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, हम डीएनए के एक स्ट्रैंड को लेंगे, उस स्ट्रैंड को यूज़ करके हम क्या बना देंगे, आरएनए बना देंगे। यानी कि हम डीएनए का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर लेंगे या उसको हम कॉपी कर लेंगे इनटू दी आरएनए, ताकि बाद में जब हमें आरएनए से प्रोटीन बनाना हो तो हम ईजिली प्रोटीन को बना सकें। ठीक है, अभी ये इसका हमने ओवरव्यू लिया है, आगे देखते हैं इस प्रोसेस को करते कैसे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। अब इसके बाद आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज़। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें चाहिए होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, देखो जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो डीएनए रेप्लिकेशन में तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन तो पूरे डीएनए का होता है। मतलब जितना भी हमारे पास डीएनए होगा वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए के फॉर्मेशन के बारे में, तो आरएनए के केस में ऐसा नहीं होता। हम आरएनए सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितना हमें ज़रूरत है। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम आरएनए, जैसे मान लो हमें कोई एक प्रोटीन बनाना है, लेट्स से हमें बनाना है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें सलाइवरी अमाइलेज जो है वो प्रोटीन बनाना है। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए जितना आरएनए का रिक्वायरमेंट होगा हम सिर्फ उतना ही आरएनए डीएनए में से ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, अब वो पार्ट डीएनए का जो ट्रांसक्राइब हो रहा है आरएनए बनाने के लिए उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो व्हाट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इज़ बीइंग ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म द आरएनए। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो कोई भी जगह को हम ये नहीं बोल सकते कि डीएनए में कोई भी पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसको यूज़ करके हम आरएनए बना सकते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास में ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अब वो तीन चीज़ें कौन सी होती हैं, एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और एक होता है टर्मिनेटर। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। प्रमोटर रीजन क्या होता है, प्रमोटर, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, रुको। प्रमोटर रीजन हमारे पास क्या होता है, प्रमोटर रीजन होता है ऐसा रीजन जहाँ पे आके कोई भी एंजाइम बाइंड करेगा। ठीक है, हमें पता है, तो हमें आगे जाके आप देखोगे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है। वो एंजाइम कहाँ पे आके बाइंड करेगा, वो एंजाइम आके बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे। तो एंजाइम बाइंडिंग साइट जो होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की उसे आप कहते हो प्रमोटर रीजन। ठीक है, एंजाइम बाइंडिंग साइट को कहते हैं प्रमोटर रीजन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है, ये वो जीन्स हैं जिनको हम ट्रांसक्राइब करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं, हम जानते हैं। हम इन जीन्स को यूज़ करके या फिर इस स्ट्रक्चरल पार्ट को यूज़ करके ही हम क्या बनाएंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, जो आरएनए को बनाने वाले हैं, जिनको हम कोड करेंगे आरएनए में। लास्ट आता है हमारे पास में टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ आके आपकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। यानी कि टर्मिनेटर वो सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने के लिए जाना जाता है। भाई अभी हमने बोला कि हमें पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं करना, हमें सिर्फ उसका कुछ रीजन ट्रांसक्राइब करना होता है। तो उस रीजन को रोकने के लिए कि वो पूरा ट्रांसक्राइब ना हो जाए, टर्मिनेटर होना तो ज़रूरी है। तो टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए काम करता है।
अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो स्ट्रैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसको यूज़ किया जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जिसको यूज़ करके हम आरएनए को बना रहे हैं उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या करेगा? ये आरएनए के लिए कोड करेगा। और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? कोडिंग स्ट्रैंड होता है जो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होता है, मतलब हम इस स्ट्रैंड को यूज़ करके आरएनए नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉन्ट्ररी चीज़ है, मतलब हम क्या करते हैं, ये अलग सा लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी में भी एक लाइन मेंशन की हुई है स्ट्रेंजली वर्ड यूज़ करके, कि स्ट्रेंजली हम कोडिंग स्ट्रैंड जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है, जो आरएनए बना ही नहीं रहा है, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये ऐसे ही मेंशन किया गया है दैट स्ट्रेंजली द स्ट्रैंड विच इज़ नॉट कोडिंग फॉर द आरएनए इज नोन एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। और एक्चुअली में जो स्ट्रैंड कोड कर रहा है फॉर द आरएनए उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मिनिमम ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। एक होना चाहिए प्रमोटर जिस पे आके एंजाइम बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करेगा। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर होना चाहिए, जिसको यूज़ करके ट्रांसक्रिप्शन होगी और आरएनए का फॉर्मेशन होगा। उसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड होता है जो कोई भी तरीके का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और लास्ट होता है हमारे पास में टर्मिनेटर, जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने का काम करेगा। अब आप यहाँ पे पोलैरिटी पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ पोलैरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमारा जो टेम्पलेट स्टैंड है उसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। हमेशा जो टेम्पलेट स्टैंड होगा जिसको यूज़ करके हम बनाएंगे आरएनए को, उसकी पोलैरिटी हमेशा 3' to 5' ही होती है। और जो कोडिंग स्टैंड है जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा एक्चुअली, उसकी पोलैरिटी हमेशा 5' to 3' होती है। द पोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। इसका क्या रीज़न है मैं अभी आपको जब एंजाइम पढ़ाऊंगी आगे कि कौन सा एंजाइम इसमें यूज़ होता है, तब आप समझोगे कि क्यों टेम्पलेट स्टैंड हमेशा 3' to 5' ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। एक हमारा एनसीईआरटी में टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? अब हमारे पास सिस्ट्रॉन होता है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड नाउ? पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन होता है। देखो, सिस्ट्रॉन कुछ नहीं है, सिस्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन को ही कहते हैं। यहाँ हमने जब स्ट्रक्चरल जीन देखा था, जो मैंने बोला था कि एक वो सीक्वेंस है जो सच्ची में आरएनए को बना रहा है, उसे आप स्ट्रक्चरल जीन कहते हो। यहाँ पे सिस्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन ही होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, ये दो टर्म लिखे हैं, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में मोनोसिस्ट्रॉनिक होने का मतलब है कि एक ही प्रमोटर रीजन है, ठीक है। हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें एक प्रमोटर रीजन है और उसके बाद हमारे पास में सिर्फ एक ही जीन है जो ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक ही जीन है जो ट्रांसक्राइब होगा और उससे ही एक प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रमोटर है और वो प्रमोटर जो है काफ़ी सारे जीन से, लाइक सीरीज़ ऑफ जीन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जीन्स हैं हमारे पास, एटलीस्ट 3 या 4 जीन्स हैं हमारे पास, और ये 3-4 जीन मिलके एक प्रोटीन को बना रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। यानी कि सिस्ट्रॉन जो है हमारा वो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रमोटर जो है उसकी वजह से सिर्फ एक ही जीन हमारा ट्रांसक्राइब हो, और हो सकती है पॉली कंडीशन। पॉली मतलब बहुत सारे, यानी कि एक प्रमोटर रीजन को यूज़ करके काफ़ी सारे जीन्स जो हैं वो मिलकर प्रोटीन को बनाएं, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? यूकैरियोट्स के अंदर, यानी कि हमारे अंदर आप बोल सकते हो ह्यूमंस के अंदर ऐसा कंडीशन होता है कि हमारा एक प्रमोटर जो है वो एक ही जीन से जुड़ा होता है और एक ही जीन को ट्रांसक्राइब करता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, यानी कि एक प्रमोटर जो होता है वो काफ़ी सारे जीन से जुड़ा होता है और वो सारे जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होकर अलग अलग तरीके के प्रोटीन बना रहे होते हैं। यानी कि एक प्रमोटर से यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटीन बन रहे हैं और यहाँ एक प्रमोटर से सिर्फ एक ही प्रोटीन जनरेट हो रहा है, ठीक है। याद कैसे करोगे? आप पी से याद कर लेना, पी पॉलीसिस्ट्रॉनिक है और यहाँ पे पी से प्रोकैरियोट्स भी है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर।
अब आते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स पे। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो जब हमारा नया नया आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू फ्रॉम द डीएनए, तो उस आरएनए को हम कहते हैं HN-RNA, यानी कि हेट्रोजिनस आरएनए उसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी नया नया, इसको हम नेसेंट आरएनए भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, नेसेंट आरएनए, यानी कि ये अभी नया नया आरएनए बना है ना। तो इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ रीजन्स होते हैं। देखो मैं रीजन्स को बना के दिखाती हूँ। लेट्स से ये येलो वाले रीजन जो हैं हमारे, ये एक्सॉन्स हैं, ठीक है, और हमारा जो अनशेडेड रीजन है, जो ब्लैक वाला रीजन है, वो क्या है, मेरे इंट्रॉन्स हैं। ओके, अब क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन होते क्या हैं, देखो एक्सॉन होते हैं हमारे वो रीजन जो आगे जाके सच में प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक्सॉन वो रीजन है जो आरएनए का पार्ट है और ये सच में आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे, मतलब कि इनकी ज़रूरत है, ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि इंट्रॉन्स क्या है, इंट्रॉन्स हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ये आपके आगे जाके प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इंट्रॉन वो रीजन है जो आपका प्रोटीन आगे जाके नहीं बना पाएगा। तो फिर हम इसका कर क्या रहे हैं, ये है ही क्यों, हमारे पास ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट ही क्यों है, हमें तो यही है ना कि भाई आरएनए आगे जाके प्रोटीन बना दे। अगर आरएनए के अंदर कुछ ऐसे रीजन है जो प्रोटीन नहीं बनने दे रहे हैं, तो हमें आरएनए में फ़ायदा ही क्या हुआ फिर बना के। इस तरीके के आरएनए को कहते हैं HN-RNA। अब क्या होगा, हम इस आरएनए को करेंगे मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पूरा पढ़ लेंगे। हम इसको करेंगे मॉडिफाई और इसके अंदर से सारे के सारे इंट्रॉन्स को निकाल देंगे, है ना। ये होते हैं इंट्रॉन्स जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद सारे के सारे इंट्रॉन्स को निकाल के एक्सॉन सारे के सारे क्या कर देंगे, पूरे पूरे साथ में जोड़ देंगे। अब ये जो आरएनए मेरा बना है, अब इस आरएनए को हम बोलेंगे mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए, जो सच में जाके प्रोटीन बना सकता है। समझ आया एक्सॉन और इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो नया नया एकदम अभी अभी जो ट्रांसक्राइब होके आरएनए आता है, उसे हम कहते हैं HN-RNA, विच इज़ हेट्रोजिनस आरएनए, ठीक है। ये नेसेंट आरएनए होता है। नेसेंट का मतलब क्या है, बच्चा है, अभी अभी बिल्कुल निकला ही है ना, एम्ब्रियो है एक तरीके से, अभी निकला है। इसके पास में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है, और उन चीज़ों को हम कहते हैं इंट्रॉन, कि भाई ये प्रोटीन बनाएंगे ही नहीं तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किया जाता है एक प्रोसेस से नोन एज स्प्लाइसिंग, जो आगे हम देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास mRNA आता है, जो एक्चुअली में मेच्योर आरएनए है। M का मतलब मेच्योर नहीं होता, M का मतलब मैसेंजर होता है। मैं लिख देती हूँ, M मतलब मैसेंजर आरएनए है, जो सच्ची में आगे जाके प्रोटीन अब बनाएगा। इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो प्रोटीन नहीं बनाएगा। ओके, अब आते हैं हम फाइनली आगे कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि यहाँ पे मेजर टाइप ऑफ आरएनए होते कौन कौन से हैं। कौन कौन से आरएनए होते हैं हमारे पास मेजर टाइप। एक होता है rRNA, इसका मतलब क्या हुआ, राइबोसोमल आरएनए, है ना। राइबोसोमल आरएनए का बहुत आगे काम होता है प्रोटीन बनाने में, इनफैक्ट ट्रांसलेशन में बहुत काम आता है। टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे, इस वाले लेक्चर में तो हम ट्रांसक्रिप्शन कवर कर रहे हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन पे आएंगे, वहाँ आप देखोगे ट्रांसफ़र आरएनए और ये सब कितने इंपॉर्टेंट हैं। फिर M मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये तीनों आरएनए जो हैं, अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो, हम इस लेक्चर में प्रोकैरियोट डिस्कस कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों आरएनए को बनाने की जिम्मेदारी है एक एंजाइम की, नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजिंग एंजाइम है ये हमारा, एक तरीके से यही वो एंजाइम है जो तीनों तरीके के आरएनए को बनाने वाला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ भाई, डीएनए डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ कर रहा है। मैंने बोला ना कि डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ करके हम आरएनए बनाएंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि डीएनए पे डिपेंडेंट है, डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हुआ कि आरएनए को बना देगा, मतलब कि डीएनए को यूज़ करके आरएनए को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी पोलैरिटी पे। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ पे ये मूव कर सकता है। इसकी पोलैरिटी हमेशा होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने एक लाइन बोली थी कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है
जो सच में हमारा क्या कर रहा है, आरएनए के लिए कोड कर रहा है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। आपको वो याद रखना था, मैंने बोला था, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्यों यहाँ पे हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है? क्योंकि जब टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी तभी आपका जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करना शुरू करेगा, है ना। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन का लेक्चर देखा होगा, आपको उसमें समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हमारे पास में जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, देखो एंटी पोलैरिटी है ना, एंटी पोलर नेचर तो है ही है, एंटी पैरेलल होते हैं, चाहे वो डीएनए के स्ट्रैंड्स हों चाहे वो आरएनए के स्ट्रैंड्स हो, दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं हमेशा। इस वजह से क्या होगा, अगर आपका डीएनए टेम्पलेट जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो आपका जो आरएनए टेम्पलेट बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, है ना। और आरएनए पॉलीमरेज हमेशा क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मूव करता है। तो आप टेम्पलेट कौन सा यूज़ करोगे, लॉजिकली सोचो कि अगर मुझे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही आरएनए का सिंथेसिस करना है तो मुझे डीएनए कौन सा लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 प्राइम टू 5 प्राइम लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर होता है ना। तो एक हमें पता चला पोलैरिटी के बारे में कि भाई वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाती है। अब आते हैं हम सेकेंड उस पर। सेकेंड पॉइंट क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन करता है ना इसका इनिशिएशन से कोई लिंक है, ना ही इसका टर्मिनेशन से कोई लिंक है, ठीक है। ना ही अकेला इनिशिएशन कर सकता है, ना ही अकेला टर्मिनेशन कर सकता है, ये सिर्फ इलोंगेशन कर सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे? आप एक लॉजिक समझो, मैंने ये बोला कि आपके पास एक ही एंजाइम है नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही एक ऐसा एंजाइम है जो तीनों तरीके के आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तीनों तरीके का जो हमारे आरएनए है उनका सिंथेसिस यही कर रहा है। लेकिन ये तीनों फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है कि ये इनिशिएट भी कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, इलोंगेशन भी कर देगा और फिर टर्मिनेशन भी कर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। देखो हमारे पास ना फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, इसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये कुछ हम इसका छोटा सा ड्राइंग ले लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, और ये है मेरे पास में अपना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा, जब ये सिग्मा फैक्टर इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से आके जुड़ता है तो इनिशिएशन होती है। तब हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक इनिशिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएशन हो जाएगी, ओके। अब उसके बाद एक फैक्टर और होता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं रो, ठीक है। रो फैक्टर, रोने वाला रो नहीं, एक सिग्नल होता है रो, ठीक है, एक सिंबल होता है, सॉरी, ऐसा कुछ दिखाई देता है वो, ये हो गया रो, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं रो फैक्टर। देखो रो फैक्टर, अब ये रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर हम दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये है हमारा रो फैक्टर, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये है हमारा रो फैक्टर, ठीक है। रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर टर्मिनेशन करवाएगा, यानी कि जब भी मेरे पास में टर्मिनेटरी सीक्वेंस आता है तभी फटाफट से ये रो फैक्टर क्या करेगा, ये आके कंबाइन कर जाएगा, किससे, ये आके कंबाइन कर जाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज से और फटाफट से टर्मिनेशन करवा देगा। फिर इलोंगेशन कौन करेगा, इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही करता है ना। हमने दो फैक्टर के बारे में पढ़ा, एक मैंने पढ़ा सिग्मा फैक्टर, एक हमने पढ़ा रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जैसे ही हमारे पास में प्रोमोटर रीजन आता है, ठीक है, वहाँ पे आके आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर और इनिशिएशन करवा देगा। सिग्मा फैक्टर उसके बाद रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़ होने के बाद में आपका सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम करेगा और अकेला काम करके इलोंगेशन करेगा। जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा, रो फैक्टर आके उससे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज से और टर्मिनेशन करवा देगा। आगे समझते हैं कैसे। अब आ गए हम मेजर प्रोसेस पे, जो हमारा है आज का गोल, विच इज़ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसे होती है, अब उसको समझते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ हम देखते हैं कैसे हो रहा है। इसको हम लेते हैं येलो कलर से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरे पास है प्रोमोटर रीजन, ठीक है। प्रोमोटर रीजन पे क्या हुआ, प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड किया है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा टू द प्रोमोटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू
प्रोमोटर रीजन, है ना। अब क्या है, मैंने बोला कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं कर सकता, तो एक फैक्टर है सिग्मा फैक्टर जो आके आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा और यही सिग्मा फैक्टर जो है क्या करवाएगा, इनिशिएशन करवाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अच्छा इनिशिएशन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। इनिशिएशन में हमारे जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स है ना वो अलग हो जाएंगे, है ना, वो दोनों अलग हो जाएंगे और जैसे ही वो अलग होंगे वैसे ही आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या होता है मेरे पास, इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे होगा, अब इलोंगेशन देखते हैं। इलोंगेशन के लिए हमें किसी भी फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। इलोंगेशन में ये होता है कि मेरा जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, है ना। सिग्मा फैक्टर क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अकेला ही पूरा का पूरा इलोंगेशन कर देगा, उसमें कोई फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास, यहाँ पे आप देखो, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे आप देखो सिग्मा जो है वो आपका रिलीज हो चुका है, आपको सिग्मा की ज़रूरत नहीं है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अकेला ही इलोंगेशन को परफॉर्म कर रहा है। थर्ड आता है मेरे पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, अब हमारे पास टर्मिनेशन में क्या होगा, हम टर्मिनेटर सीक्वेंस पे आएंगे। जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस पे आते ही क्या होगा, हमारे पास एक फैक्टर आएगा नोन एज अ रो फैक्टर। रो फैक्टर बाइंड करेगा टू दी आरएनए पॉलीमरेज और क्या करवा देगा, टर्मिनेशन करवा देगा। ध्यान से देखो, रो फैक्टर आके बाइंड किया और टर्मिनेशन हो गई। और इस तरीके से मेरा जो आरएनए है, जो नेसेंट आरएनए है, जिसे आप कहोगे HN आरएनए, HN आरएनए मेरा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पे अभी हमने समझाया था एक्सॉन और इंट्रॉन्स के बारे में। मेरे पास अभी जो आरएनए बन के निकला है वो HN आरएनए है, यानी कि वो हेट्रोजिनस आरएनए है। मैं लिख देती हूँ इसको, ये मेरे पास में हेट्रोजिनस आरएनए है। ये जो आरएनए है ये नेसेंट है ना। ये वाला आरएनए अभी प्रोटीन नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो प्रोटीन नहीं बनने देते, उनका नाम है इंट्रॉन। ठीक है, इंट्रॉन वो रीजन है जो प्रोटीन नहीं बनने देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आरएनए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। आरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है, अब उसे समझो। आरएनए प्रोसेसिंग एक हमारे पास में पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स है। एक्चुअली इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आरएनए को HN आरएनए में से, HN आरएनए हमारे पास बन के निकला था, HN आरएनए को mRNA में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि नेसेंट आरएनए को, जो नेसेंट आरएनए हमारे पास है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, मैंने बोला सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सीरीज ऑफ स्टेप्स देखते हैं पहले क्या है। सबसे पहली चीज़ होती है नोन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, सबसे पहला होता है स्प्लाइसिंग। एक सेकेंड इसको लिखते हैं, स्प्लाइसिंग होती है सबसे पहली चीज़, है ना। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन्स का रिमूवल। अभी मैंने बोला इंट्रॉन्स को हटाना ज़रूरी है, तो इंट्रॉन के रिमूवल को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है। डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ लेंगे, वन वर्ड की फॉर्म में, या नीट एग्ज़ाम में आपको सीधा MCQ में ही दे देंगे ये चीज़ कि स्प्लाइसिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है स्प्लाइसिंग। ठीक है, दूसरा देखो, स्प्लाइस DNA यहाँ पे लिखा है ना, सॉरी स्प्लाइस RNA यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, मतलब इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है। एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स को साथ में जॉइन भी कर दिया गया है ना। जहाँ पे एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स थे उनको जब हटाया जाएगा तो स्पेस बन जाएगा ना, तो एक्सॉन्स को जोड़ने के लिए भी ज़रूरत है हमें, तो एक्सॉन्स को जोड़ने को भी स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, सेकेंड स्टेप होता है कैपिंग। कैपिंग मतलब क्या हुआ, कैपिंग होती है 5' एंड पे। देखो 5' एंड में समझाती हूँ कैसे। मेरे पास में ये पूरा RNA बन के निकला था, यहाँ समझो, ये मेरे पास पूरा RNA है। मैंने बोला था कि कहाँ से कहाँ बनेगा, 5' to 3' बनेगा। तो कैप कहाँ पे लगाते हैं हम, कैप तो सर पे लगाते हैं ना, मतलब ऊपर की तरफ लगाते हैं हमेशा। तो ऊपर वाला एरिया कौन सा है, स्टार्टिंग एरिया कौन सा है, 5'। तो कैपिंग कहाँ पे होती है, 5' पे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। ठीक है, पूछा जाता है कैपिंग कौन से वाले जगह पे होती है या कौन से पार्ट पे होती है, 5' पे कैपिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में हमारे पास में क्या होगा, 7 मिथाइल गुआनोसिन होता है जिसका एडिशन हो जाता है 5' एंड पे। ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप इसे बोलोगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ज़रूर याद रखना है। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, जब उसका एडिशन हम कर देते हैं 5 प्राइम एंड पे, हम इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिंग हो जाना। ठीक है, थर्ड मेरे पास में क्या है, थर्ड है मेरे पास में टेलिंग। ठीक, टेलिंग कहाँ पे होगी, टेल का मतलब क्या है, पूंछ हो गई ना, बिल्कुल भाई आखिरी में जाके टेलिंग होती है, तो ये है टेलिंग। टेलिंग कहाँ पे होती है, 3 प्राइम रीजन पे होती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेलिंग कहाँ होती है, 3 प्राइम रीजन पे होती है। यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे पास पॉली ए, विच इज़ एडिनाइलेट के रेसिड्यूज जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, एडिनाइन के रेसिड्यूज, है ना। एडिनाइन होता है ना मेरे पास, एक नाइट्रोजनस बेस होता है जिसे हम एडिनाइन कहते हैं। तो एडिनाइन के नियर अबाउट 250, कितने, नियर अबाउट 250 जो हैं मॉलिक्यूल्स कह लो या 250 बेसिस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं 3' एंड पे, और इसे हम कहते हैं पॉली ए टेल। तो आप समझे कि प्रोसेसिंग कैसे हुई है। प्रोसेसिंग हुई है, मेरे पास प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आया था जिसको मैंने एचएनआरएनए बोला था, जो नेसेंट था, वो प्रोटीन नहीं बना सकता था, तो मुझे उसे प्रोसेस करना पड़ा, है ना। मुझे थोड़ा उसको समझाना पड़ा कि भाई प्रोटीन ऐसे बनता है, तो उसको समझाने के लिए क्या करना, कुछ प्रोसेस से हम गुजरे। पहला प्रोसेस है, उस पहला पार्ट है प्रोसेस का स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कैसे हो रही है, स्प्लाइसिंग में हम कर रहे हैं इंट्रॉन्स का रिमूवल, हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे एक्सॉन्स को। दूसरा है कैपिंग। कैपिंग में क्या है, 5' एंड पे हम लोग 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। और थर्ड है मेरे पास में टेलिंग। टेलिंग में 3' एंड पे हम लोग 250, नियर अबाउट 250 एडिनाइन के रेसिड्यूज को ऐड करते हैं। अब ये बन चुका है mRNA। अब ये एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, इसे हमने सब सिखा दिया है कि भाई प्रोटीन कैसे बनता है। अब ये जाके प्रोटीन आराम से बना देगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे हमने डीएनए को उठाया था, इनिशियली डीएनए को उठा के हमने क्या किया था, हमने उसको समझाया हमें आरएनए बनाना है, आरएनए बना हमारा, आरएनए को हमने उसके बाद मॉडिफाई किया, उसको मैच्योर किया और हमने एमआरएनए बनाया। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आई होप you understood this video. If you like this video, kindly subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.